नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर वो रिमेनिंग पोर्शन जो ग्रेविटेशन का है वो ले लेते हैं। बाकी पिछले वीडियो में हमने वहाँ तक पढ़ा दिया है। अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, साइंस 9 की, पेज नंबर 141, 10.6 आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहाँ से हम चालू करेंगे। तो इसमें एक्टिविटी है 10.7। Take a piece of stone and tie it to one end of a rubber string or a spring balance. स्प्रिंग बैलेंस मैंने बताया था, वेट मेजर करने के लिए होता है। सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस और द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर 10.6 सॉरी ए 10.6 ए में जैसे दिखाया है वैसे होल्ड कर लीजिए उसको। ठीक है। नोट दैट द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। या तो वो एलोंगेशन देख लो, अगर इलास्टिक की स्प्रिंग है जैसे या रबर की जो है, और या फिर उसका अगर उस पर स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है तो उसमें वेट पढ़ लीजिए, न्यूटन में आएगा उसका वेट। ठीक है ना। नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन द वाटर। आप धीरे धीरे पानी में डालते जाइए पानी उसको, स्टोन को। नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन द वाटर इन ए कंटेनर एज शोन इन फिगर 10.6 बी, जैसे बी में दिखाया है। यू विल फाइंड दैट now observe what happens to elongation or the string, or observe what happens to the elongation of the string or the reading on the balance। तो बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, कम होती चली जाएगी। मान लीजिए पहले वो कोई 80 न्यूटन बता रहा है सपोज, तो धीरे धीरे जाते जाएगा तो 70 हो जाएगा, फिर 75, वो 60 हो जाएगा। जैसे जैसे डूबेगा वेट कम होता जाता है। होता है ना, पानी में जब कोई चीज़ जाती है तो वो बिकॉज ऑफ बॉयंस फोर्स के ऊपर मांगता है तो नेगेटिव बैलेंस फोर्स कम हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यू विल फाइंड दैट द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेज एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन द वाटर। हाउएवर नो फर्दर चेंजेस इज ऑब्जर्व्ड वंस द स्टोन गेट्स फुल्ली इमर्स्ड। और एक बार पूरा डूब जाता है जब पानी में तो उसके बाद कोई असर नहीं होता, क्योंकि जितना भी बॉयंस फोर्स होता है वो वॉल्यूम के बराबर होता है। तो पूरा वॉल्यूम डूब चुका है तो वो वॉल्यूम का पानी तो अब उसी का बॉयंट फोर्स बनता है। एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अब वो उससे ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि पूरा तो डूब गया, पूरा वॉल्यूम तो डूब गया। तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो हमें ये पता लगता है कि वह पानी में है, जब हम किसी भी चीज़ को डालते हैं उसका वेट जो है कम हो जाता है। और वो एक जब पूरा डूब जाता है तो उससे फिर ज़्यादा कम नहीं होगा, उसमें उसके बाद कम नहीं होगा, उसके बाद वो इट विल बी स्टेशनरी। वी नो दैट द एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग और द स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। एलोंगेशन जो होगा वो वेट ऑफ द स्टोन के कारण होगा। सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेज वंस द स्टोन इज लोअर्ड इन वाटर, इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये हम वही पहले देख चुके हैं। एज ए रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेज एंड हेंस द एलोंगेशन आल्सो डिक्रीजेज, या बैलेंस की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। एज डिस्कस्ड अर्लियर, दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज नोन एज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी। तो ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें कि कितना बॉयंट फोर्स हुआ। तो इज इट द सेम इन ऑल लिक्विड्स फॉर ए गिवन बॉडी। डू ऑल बॉडीज इन ए गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बॉयंट फोर्स। हर एक अलग अलग लिक्विड में क्या सेम बॉयंट फोर्स होता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कंटेन्ड इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटेड एज फॉलोज। ये आर्किमिडीज जो एक था, ग्रीक का साइंटिस्ट था, उसने ये एक निकाला था। इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। पहले इसका पढ़ लेते हैं। उसका प्रिंसिपल क्या था। उसका प्रिंसिपल था व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड। फुल्ली या पार्शियली। फुल्ली का मतलब पूरी डिप हो गई, और पार्शियली मतलब आधा डिप हुई, आधे से ज़्यादा हुई, कम हुई, है ना। इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वो फोर्स क्या होगा जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया उसने, उसका जो अपवर्ड फोर्स लगेगा। मैंने बताया था वो बाहर निकालने की कोशिश करता है पानी अपने एरिया से, है ना। तो वो उसका उसने उतना माइनस हो जाता है। यस सर। तो इसके पीछे आर्किमिडीज के इसने जो निकाला इसके पीछे एक बहुत बढ़िया कहानी है। इसमें होगी भी शायद, पता नहीं।
उसमें ये था कि एक उसका जहाँ ये था आर्किमिडीज ग्रीक में, तो ये साइंटिस्ट, तो इसका जो राजा था किंग, यस उसको किसी उसमें क्या कहते हैं सुनार ने वो एक मुकुट बना के दिया सोने का। यस अब राजा को ये डाउट था कि ये सोने का पूरा प्योर सोने का है भी कि या नहीं, या सिर्फ ऊपर सोने का पानी अंदर है। मुकुट बड़ा सुंदर बनाया था उसने। तो उसने उसको अपने इसको बोला साइंटिस्ट को कि यार ये पता करो बिना इस मुकुट को तोड़े या ख़राब किए कि ये प्योर गोल्ड का है या नहीं। यस अब वो आर्किमिडीज जो था वो बड़ा संकट में पड़ गया, क्या हो सकता है, कैसे निकालें, बिना तोड़े तो कैसे करें या बिना गलाए कैसे करें इसको। अब राजा ने ये ऐसी प्रॉब्लम दी है। तो देखो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। वो प्रॉब्लम दी राजा ने, वो बहुत दिनों तक लड़ता रहा। तो एक बार जब वो अपने टब में नहा रहा था, जब बाथ टब में, तो उसको एकदम से स्ट्राइक हुआ कि उसको आंसर मिल गया, और वो चिल्लाते हुए ऐसे नंगा दौड़ा भागा निकल के। और यूरेका वर्ड होता है उनके यहाँ कि मिल गया यूरेका चिल्लाते हुए भागा। अब उसने कैसे किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व, मज़े की बात बताते हैं। उसने क्या किया, इस मुकुट को पहले तोल लिया, स्प्रिंग बैलेंस से जितना भी वजन आया, मान लीजिए उसका 100 न्यूटन आया, है ना। फिर उसने क्या किया, वो पानी में डाला उसको, मतलब एक जार में पानी भर दिया पूरा ऊपर, जार ग्लास के ऊपर तक। फिर उसके अंदर मुकुट डाला, तो जो उसका वॉल्यूम होगा मुकुट का, वो उतना पानी बाहर आ जाएगा। हाँ आपने ऐसे क्वेश्चन मैथ्स में किए हैं ना। यस तो ड्रिप किया तो पानी बाहर आ गया। उस किसके वॉल्यूम के बराबर आया, मुकुट के वॉल्यूम के। एग्जैक्टली मुकुट के वॉल्यूम के बराबर पानी आएगा उसके, क्योंकि उतना ही तो उसने डिस्प्लेस किया। मुकुट ने उतनी ही तो जगह बनाई जितना उसकी वॉल्यूम था, और उतना ही पानी बाहर आ गया। ठीक है, वही उसका बाइंड फोर्स होता है उसने पानी का। तो वो उसका वॉल्यूम निकाल लिया, इसका वो पानी का, तो वो मुकुट का वॉल्यूम आ गया। और मुकुट को वजन कर लिया था। यस तो आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसने मास से वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, तो उसकी डेंसिटी मान लीजिए 3.2 वाई, या जो भी है ना। तो गोल्ड की कितनी होती है, वो स्टैंडर्ड वैलेंसी पता होती है, वो डेंसिटी आई है, सॉरी वैलेंसी बोल गया क्या, डेंसिटी आई जो है पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो डेंसिटी उसने स्टैंडर्ड डेंसिटी से मिला ली जो गोल्ड की होती है। अगर वो सही है तो सेम आ रही है, जब तो मुकुट सही है, प्योर है, नहीं तो वो इम्प्योर है। तो दैट इज व्हाट ही डिड इट। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसने, अब हम फिर से पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. अब वो weight of the fluid कितना किसके बराबर होगा, वो जितना उसका वॉल्यूम डूबा हुआ उतना ही वेट डिस्प्लेस होगा। वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, उसी का वजन होगा फ्लूइड का, है ना। तो नोट दैट नाउ कैन यू एक्सप्लेन why a further decrease in the elongation of the string was not observed in activity इतना as the stone was fully immersed in water। जब fully immersed हो गया तो उससे ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा ही नहीं ना। उससे ज़्यादा वाटर का वेट आएगा ही नहीं फिर, अपवर्ड बॉयसी। तो ये उसका बड़ा अच्छा था। अब इसकी आर्किमिडीज वाज ए ग्रीक साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल सब्सिक्वेंटली नेम्ड आफ्टर हिम after noticing that the water in a bathtub overflowed when he stepped into it. He ran through the streets shouting "Eureka, Eureka," which means "I have got it." This knowledge helped him to determine the purity of the gold in the crown made for the king. मैंने बताया आपको, है ना। तो his work in the field of geometry and mechanics made him famous. His understanding of levers, pulleys, wheels, and axle helped him the Greek army in its war with Roman army. Now, Archimedes' principle has many applications. इसकी बहुत सारी applications हैं. It is used in designing ships. Ships डिज़ाइन करते हैं, and submarines, locomotives, lactometers, सबमरीन्स एंड लैक्टोमीटर्स। लैक्टोमीटर्स वो होता है दूध की डेंसिटी नापने के लिए, दूध प्योर है या नहीं। एक आता है इंस्ट्रूमेंट छोटा सा, विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ मिल्क
एंड हाइड्रोमीटर्स यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। एक हाइड्रोमीटर होता है वो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी नापने के लिए होता है, यस सर। इंक्लूडिंग दूध की भी हो जाएगी उससे। तो यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। यू फाइंड योर मास टू बी 42 किलोग्राम ऑन ए वेइंग मशीन। इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? यू हैव ए, क्या होगा बताइए। यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन ए वेइंग मशीन। इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? इट इज सेम। वाई लेस और वो मास तो वेइंग मशीन पे जो नापते हो मास ही आता है। यस 42 kg आएगा वो तो 42 ही होगा। यस सर। इट विल बी सेम, क्योंकि मास नेवर चेंजेस, चाहे आप कहीं भी लो। हाँ सर, इन शॉर्ट वेइंग मशीन पे भी आप मास ही नाप लो। हाँ, वेट नहीं होता, मास होता है। यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार, ईच इंडिकेटिंग ए मास ऑफ 100 kg। ठीक है, क्या मतलब हुआ? कॉटन का एक बैग है, उसका भी 100 kg मास है, और आयरन का जो है वो भी 100 kg मास है। When measured on a weighing machine, in reality one is heavier than other। रियल में ये कोई भारी है, किसको हम कहते हैं आयरन भारी है, यस सर, कॉटन से। In reality one is heavier than other। Can you say which one is heavier and why? सर दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि दोनों का मास सेम है। वो इक्वल रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हैवियर और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि डेंसिटी जो है कॉटन की कम है, यस सर, और डेंसिटी ऑफ आयरन की ज़्यादा है। ठीक है ना, इसलिए उसको वो होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास आयरन का पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कॉटन के उससे ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। यस सर, इसलिए हैवियर वो कहते हैं। लेकिन इस केस में दोनों का वजन तो सेम है, 100 kg है तो 100 kg ही आएगा। चाहे वो हैवियर फील करो, चाहे उसको लाइटर फील करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है ना? व्हाट इज 10.7 बताया कि व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। एज यू नो द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। या मास पर यूनिट वॉल्यूम एक ही बात है। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है। यस, तो पर मीटर क्यूब हो गया, और मास जो होता है किलोग्राम में होता है, तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। The density of a given substance under specified conditions remains the same। किसी भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो हमेशा कंडीशन, स्पेसिफाइड कंडीशन से मतलब है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर नॉर्मल हो तो सेम रहती है। ठीक है ना? Therefore the density of a substance is one of its characteristic properties। तो डेंसिटी जो है किसी भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। यस, वो ही रहेगी उसकी, है ना, कोई दूसरी नहीं हो सकती। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की गोल्ड ही रहेगी, सिल्वर की सिल्वर ही रहेगी, अगर प्योर वाले लेंगे तो, है ना। मैंने अभी आपको बताया भी था। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेज, पर डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब गोल्ड ले अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, तो उसका वजन होगा 19,300 किलोग्राम। समझ में आया? इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होगी? 19,300 किलोग्राम मीटर क्यूब कर दिया, है ना। तो डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। वाइल दैट ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर। तो डेंसिटी ऑफ ए गिवन, सब ये याद रखनी है, वाटर की स्टैंडर्ड होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस कैन हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रोबेबिलिटी। जैसे वो बुकेट का केस में मैंने आपको बताया। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये सब आ गया। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन कंपेरिजन विद दैट ऑफ वाटर। तो जनरली हम जो डेंसिटी होते हैं इन कंपेरिजन टू वाटर ले लेते हैं। वाटर को 1000 है ना, उससे लेके उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ द वाटर। यानी कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी।
तो जैसे गोल्ड की 19,300 थी, यस सर, इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो उसकी आ जाएगी 19.3, 19.3 इसकी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी होगी। यस सर, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि दोनों यूनिट कैंसिल हो गई नीचे ऊपर यस की। सर, हाँ, सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, इट हैज नो यूनिट। यूनिट, याद रखना, यस, डेंसिटी की यूनिट है, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं है। क्योंकि रिलेशन, जैसे वो मैं कहता हूँ कि मैं 70 साल का हूँ, आप मान लीजिए मैं 75 साल का हूँ, आप सपोज 15 साल के हैं, तो दोनों का रेशियो लिया तो क्या हुआ, 75/15, हाँ, तो ईयर्स कैंसिल हो गए, यस सर, और वो कितना हुआ हमारा 5:1 हो गया। तो अब 5:1 की कोई यूनिट थोड़ी होगी, ये तो रेशियो है, यस, समझ गए ना। 5 हो गया, 5 आ गया तो 5 रेशियो, ऐसे ही रिलेटिव डेंसिटी है, वो रेशियो है, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी यस सर, ना। एग्जाम्पल 10.7, हाँ हम इसको अगर रिलेटिव डेंसिटी दिए तो उसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी निकाल सकते हैं। यस, एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब ये 1000 ये इस फॉर्मूले में रख दो, उसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी आ जाएगी। जैसे 90 गोल्ड की यहाँ 19.3 रख दी रिलेटिव डेंसिटी है, और वाटर की 1000 रख दी, उसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया ना 19,300। यस सर, उसकी एग्जैक्ट उसकी एब्सोल्यूट कहते हैं, मतलब जो उसकी सही वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, यस सर। विदाउट रिलेटिव वैल्यू। एग्जाम्पल, हाँ सर जो डेंसिटी का एक सिंबल होता है रो करके कुछ, वो उससे क्या लेना देना है आपको? जैसे अगर रो रिप्रेजेंट करे तो, आपको बताया था स्कूल में, हाँ तो बल कर लो, रो होता है तो रो कर लो। सर, ऐसे ही दिखता है, ऐसे होता है, वो उल्टा पी होता है एक तरह से, छोटा स्मॉल पी उल्टा पी, ऐसे नहीं पी होता है, P होता है। लेकिन वो ऐसे लिखा जाता है, हाँ, उल्टा होता नहीं ऐसे लिखा जाता है। है, यस सर, Example 10.7, relative density of silver is 10.8, density of water is 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब पर क्यूब मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? मैंने बताया वही है। आप यहाँ 10.8 रख दो, इधर 1000 रख दो, मल्टीप्लाई कर दो तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर आ गई। यस, तो 10.8 यानी 1800 आ जाएगी। समझ में आया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। नाउ व्हाट यू हैव लर्न, ये भी हम देख लेते हैं इस चैप्टर में। अभी तक हमने क्या पढ़ा ग्रेविटेशनल के चैप्टर में। The law of gravitational states that the force of attraction between any two objects is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The law applies to objects anywhere in the universe. Such a law is said to be universal. इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। कहीं भी यूनिवर्सल में कहीं भी लगा सकते हैं इस लॉ को। That is why it is called the law of universal law of gravitation. Now gravitation is a weak force unless large masses are involved. तो जब मास, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, यस, तो जब अगर मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ के कारण है उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहता है? ग्रेविटी। और वो पहले वाला कैपिटल जी था। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। इट ऑल्सो वेरीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, डिक्रीजिंग फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। पोल्स पे सबसे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा ये। और ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। यस। द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। अब वेट की डेफिनेशन लिखिए। द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। तो फोर्स को इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन होता है, तो मास इंटू जी जो हो जाएगा वो वेट हो जाएगा यस, अर्थ के ऊपर। Weight varies. The weight is equal to the product of mass and acceleration due to gravity. The weight may vary from place to place, but the mass stays constant. All objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. Fluid मतलब liquid या gas. Yes sir. Objects having density less than that of the liquid in which they are immersed float on the surface of the liquid. इनकी डेंसिटी कम होगी लिक्विड से, वो फ्लोट करेंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच इट इज इमर्स्ड, देन इट सिंक्स इन द लिक्विड, डूब जाएगा। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अभी एक्सरसाइजेज आपको करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करिए, या करके मुझे दिखा सके तो बहुत अच्छी बात है। यस। तो वी कंक्लूड दिस हियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।